और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, मतलब आप कह सकते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे कि वो 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो लास्ट क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को एक्चुअल में याद रखिएगा आप लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। तो लॉरेंट्ज फोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स इसी को कहते हैं। तो याद रखो, जैसे जो हमने कहा ना कि कोई चार्ज पार्टिकल है, हमने कहा मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर तरफ है और ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से, ये मैग्नेटिक फील्ड v और ये चार्ज पार्टिकल v किसी थीटा एंगल पे से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल होगा F वेक्टर इज इक्वल टू, ये याद रखना, Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ये होता है। इसे याद रखिएगा। और एक्चुअल में इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, सॉरी, इसी को बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, मानते हैं कि वो है ही नहीं। तो लेते हैं इफ E इज 0, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, ऐसा है। देन उस केस में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? Q V क्रॉस B, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। याद रखना, Q को साइन के साथ रखना है, पुट Q विथ साइन। ठीक है, तो अगर V और B, ये ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा, Q V क्रॉस B, अगर V वेक्टर फॉर्म में दिया और B भी वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम आराम से F यानी फोर्स वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की बात यहाँ नहीं करेंगे। हम मतलब ओवरऑल लॉरेंज फोर्स ये होता है कंप्लीट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ होती है तो ये हो जाता है। तो फोर्स की हम बात करेंगे, हम बात इसी की करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो फोर्स की बात करते हैं। जो फोर्स हमने लिखा था वो कितना आया था? Q V क्रॉस B, ये आया था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते थे दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ फोर्स F, हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे। देखो, हम लिख सकते थे फोर्स F का मॉड, या सिर्फ F लिख सकते थे। ये कितना होगा? ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है बेटा? थीटा है, हमने कहा देखो
हम अलग से लिख देते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है वो इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस x की तरफ b है, ठीक है। तो हम क्या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो दिस इज व्हाट क्यू बी बी साइन थीटा, ये होगा, ठीक है। अब कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं पहला, इफ थीटा इज 0, ठीक है। अगर थीटा 0 हो दिस इम्प्लाइज दैट फोर्स कितना आ गया 0, फोर्स 0, दिस इम्प्लाइज दैट इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। मतलब अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये हो गया कि जैसे जा रहा है वो वैसा जाता रहेगा, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी अनडिफ्लेक्टेड दैट इज, आप कह सकते थे पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। इस केस में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। कब, जब थीटा 0 हो। तो ये वाला केस कौन सा हो गया, ये वाला केस हो गया जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल भी इधर की तरफ ही v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, दूसरा केस हम ले लेते हैं, इफ थीटा इज 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब भी फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। सेम चीज़ पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। दैट इज पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स की तरफ है बेटा, और पार्टिकल माइनस एक्स की तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो जो ये होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, नेट फोर्स 0 होगा। ध्यान देना, फोर्स 0 होगा तो वो अपने इनिशियल पाथ जिधर जा रहा था उसी को फॉलो करेगा। ये कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, ठीक बेटा। तो देखो अब तीसरा देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ जो होगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन 91 हो गया तो फोर्स ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में सोचते हैं, होगा क्या कि देखो पार्टिकल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो इस पे फोर्स किधर तरफ लगेगा, आपको याद होगा फोर्स F बराबर क्यू वी क्रॉस बी था, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी में v की तरफ पहला वेक्टर, फिंगर्स v की तरफ रखना है, v ऊपर, क्रॉस बी b की तरफ पाम b प्लस एक्स की तरफ है। तब बोलो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स F, फोर्स किधर तरफ लगेगा, इनटू द पेपर। जो फोर्स है वो इनटू द पेपर लग रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो यहाँ से एक और चीज़ बता देते हैं, इस वाले से नोट वाला पॉइंट। नोट वाला पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, कि
एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी है। इसका मतलब जो जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ना सी बराबर ए क्रॉस बी वेक्टर, तो उसमें जो सी वेक्टर होता है यानी जो जो एफ वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। एंड और क्या होगा, एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। यानी इसका मतलब ये होता है कि एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी है, तो एफ जो होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होगा और जो एफ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कह सकते थे दैट इज एफ फोर्स जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द plane formed by velocity vector and magnetic field vector। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि पहला वेक्टर v है, मान लो मैंने कहा ये वेलोसिटी वेक्टर और एक बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, कैसे भी किसी एंगल पे भी हो सकता था, 90 डिग्री भी हो सकता था। तो इन दोनों को मिला के जो एक प्लेन बन रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा, फोर्स यहाँ पे वो इस प्लेन मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं तो देखो जो फोर्स आ रहा है वो इनटू द वेपर आ रहा है एक्स वाई प्लेन के, यानी जेड डायरेक्शन में माइनस जेड में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये नोट वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। तो बेटा अभी तीसरे वाले पॉइंट की ही हम बात करें, जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा था जिसमें वेलोसिटी जो था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो हम ऐसे एक लेके चलते हैं कि जो मान लो हमने कहा कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, अच्छा इसके लिए समझ लीजिएगा जो हम क्रॉस दिखाते हैं ये क्या होता है, इनटू द पेपर के लिए होता है। ठीक है, और जो डॉट दिखाएंगे, डॉट मैं सिर्फ सर्कल बना के दिखा दे रहा हूँ, डॉट जो दिखाएंगे ये जो होगा वो आउट ऑफ द पेपर के लिए होगा। ये सिंबल समझ लीजिएगा, जब क्रॉस बना रहे हैं तो वो इनटू द पेपर के लिए है और जो डॉट बना रहे हैं वो आउट ऑफ द पेपर के लिए। ठीक है, ये क्रॉस वाला जो है वो इनटू द पेपर के लिए और डॉट वाला आउट ऑफ द पेपर के लिए। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे सोचो, मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, मान लो हमने कहा यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल है और वो इधर की तरफ वे वेलोसिटी से जा रहा है। अब ध्यान देना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, माइनस के की तरफ मान लो, हम ऐसा मान रहे हैं ये प्लस एक्स है, ऊपर प्लस वाई है और आपकी तरफ प्लस जेड है, तो प्लस जेड यानी माइनस जेड अंदर की तरफ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है। ठीक है, बी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स सोचो इस वाले फॉर्मूले से, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी। इस वाले से सोचो जो v वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर यानी पाम अंदर की तरफ, तो v क्रॉस बी फोर्स है, फिर से बोल रहा हूँ v क्रॉस बी फोर्स f, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान देना फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपको सर्कुलर मोशन में याद होगा कि जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी v से जा रहा है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करता है, सिर्फ उसे टर्न करने में यूजफुल होगा। यानी इस फोर्स की वजह से ये टर्न करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मान लो हमने कहा किसी मोमेंट पे जिसकी वेलोसिटी है वो इधर की तरफ होगी v, तो इस बार भी फोर्स किधर लगेगा, देखो v क्रॉस b, b इंटू द पेपर, तो v क्रॉस b फोर्स है, यानी इस मोमेंट पे भी फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ये 90 डिग्री पे ही लगेगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल ये क्या कर रहा होगा, अब देखो इन दोनों को मिला है तो यानी जो ये होगा दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी एक्चुअल में इस केस में क्या होगा, एक कांस्टेंट रेडियस, इसका रेडियस r मान लो, तो एक कांस्टेंट रेडियस का सर्किल बन रहा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी पार्टिकल
ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है और फोर्स है वो ऑलवेज 90 डिग्री पे है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो उस केस में जो बॉडी है वो कांस्टेंट रेडियस का सर्किल बनाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने यही देखा था, जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ऑलवेज टुवर्ड सेंटर वर्क करता है। ऑलवेज टुवर्ड सेंटर का मतलब वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि अगर आर रेडियस है, अच्छा यहाँ पे हमें पता है हम थीटा कितना ले रहे हैं बेटा 90 डिग्री, क्योंकि ये केस हम तीसरा वाला केस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्यू वी भी हो जाता, sin 91 हो जाता, और यही फोर्स क्या देता, सेंटीमीटर फोर्स देता। तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है mv²/r, मान लो इसका मास m है, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल करो, वी कट जाएगा, तो क्यू बी बराबर कितना हो गया mv/r। तो यहाँ से r कितना आ गया mv/qb। दिस विल बी द रेडियस ऑफ सर्किल, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ सर्किल, जो सर्किल बन रहा होगा उसका रेडियस होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने की चीज़, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब उसका टाइम पीरियड भी होगा। तो हम कह सकते थे टाइम पीरियड टी। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, आप इस चीज़ को याद करिए। जैसे हम लिखते हैं ना कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 2πr/t होता। इसके लिए सर्कल का डिस्टेंस टोटल सर्कमफेरेंस 2πr टाइम t, तो t कितना हो जाता 2πr/v, ठीक है। लिखते हैं यहाँ से t बराबर 2π/v लिखो और r की वैल्यू ये पुट कर दो, कितना mv/qb, ठीक है। तो v कट जाएगा बेटा यहाँ से, तो टाइम पीरियड t कितना आ गया बताओ, यह आ गया 2πm/qb, ठीक बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए बेटा ध्यान से, तो r जो है वो mv/qb होगा और t 2πm/qb होगा, ठीक है। तो r जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन होता है, जबकि टाइम पीरियड जो है वो नॉट डिपेंड्स ऑन v, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ मैंने आपको बताने के लिए बताई थी, ठीक है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होता है वो नॉट डिपेंड्स ऑन v, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये मेन समझने वाली चीज़ थी, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करें, हमने दो फॉर्मूले देखे, एक देखा रेडियस r बराबर mv/qb, जो कि आपको दिख रहा है वेलोसिटी का फंक्शन है, तो ये बराबर, अच्छा mv बराबर क्या होता, मोमेंटम होता p/qb। अच्छा p बराबर क्या लिख सकते थे, आपको अगर याद होगा हम लिखते हैं मोमेंटम जो होता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करें तो p बराबर होता है √2mk/qb, ठीक है। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को हम एक्सेलरेट करें थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो जो चार्ज जो काइनेटिक एनर्जी k होता है वो q/v होता है। तो इसको भी हम ये भी लिख सकते थे 2mk, k को लिख सकते थे कैपिटल q/v, v यहाँ पे पोटेंशियल है, ध्यान देना। तो ये q/v, हम फाइनली इतना ही लिखते हैं, q काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते थे, इसका मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में कि k क्या है, अच्छा p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे v क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
through which charge is accelerated। ठीक है बेटा, ये चीज़ तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कि पी क्या है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वी क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर वी पोटेंशियल के अक्रॉस एक्सेलरेट करते हैं तो जो उससे काइनेटिक एनर्जी गेन होती है वो क्यू इंटू वी होता है। तो क्यू को के को रिप्लेस कर दिया क्यू इंटू वी से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा बेटा। उसके बाद हम बात करें जो टाइम पीरियड आया था, टाइम पीरियड कितना आया था, 2πm/qb। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो है वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं है, यानी इट विल नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो अगर हम कहें, सपोज करिए, अगर हम कहें कि कोई मतलब कहीं पे मान लीजिए चार्ज पार्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इनटू द पेपर ही है, जैसे हम ले रहे थे वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, और किसी चार्ज Q और मास m वाले पार्टिकल को वेलोसिटी दिया गया। ठीक है, तो हमने कहा एक केस में वो इतना बड़ा सर्कल बना रहा है, दूसरे केस में वो इतना बड़ा सर्कल बना रहा है। ठीक है, और तीसरे केस में वो इतना बड़ा सर्कल बना रहा है। ठीक है, मैं बनाता हूँ। इसके लिए जो वेलोसिटी है वो v1 है, इसके लिए जो वेलोसिटी है वो v2 है, इसके लिए वेलोसिटी v3 है। ठीक है, पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए टाइम पीरियड t1 है और रेडियस r1 है, इस वाले के लिए टाइम पीरियड t2 और रेडियस r2। ठीक है, और इस वाले के लिए टाइम पीरियड t3 और रेडियस r3। देन वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 v3। तो समझना, क्वेश्चन यही पूछ रहा है इसमें, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ कि रिलेट किसे किसे कह रहा है। रिलेट करने को पहला आप v1, v2 एंड v3 तीनों को रिलेट करिए। दूसरा कि आप t1, t2 एंड t3 को रिलेट करिए। ठीक है, तो आपको पता होगा, हम लिखते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे, कि जो r होता है, r क्या होता है, mv/qb। यहाँ सब कह सकते थे जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो r तो बढ़ रहा है, r सबसे ज़्यादा r3 है, तब कह सकते थे दिस इम्प्लाइज दैट जो r3 is greater than r2 is greater than r1। this implies that v3 is greater than v2 is greater than v1। ये आंसर हो गया आपका पहले वाले का। ठीक है, क्यों, यानी कि जिसके लिए रेडियस ज़्यादा होगा, जिसके लिए रेडियस ज़्यादा होगा उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं। टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 2πm/qb। ठीक है, तो आप कह सकते थे ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा। किसके लिए कांस्टेंट होगा, अगर आपने q और m और b, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए सेम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए q और m सेम ले रहे हैं तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। दैट इज़, इसका मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड t1 बराबर t2 बराबर t3 होगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और रेडियस। ठीक है, तो ये आंसर होगा बेटा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। अभी और कई चीज़ों की बात करनी है। हम आगे ये भी केस लेंगे कि थीटा अगर ना तो 0 ना तो 90 हो ना तो 180 हो। ठीक है, यानी कि थीटा एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसका कि वो केस भी देखना है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।